तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1189 के ऊपर स्पॉइलर वीडियो है। ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर होने वाला है यार। प्रीवियस चैप्टर जिस तरीके से खत्म हुआ था, जहाँ पर हम देख रहे थे कि इमू ने स्टैप कर दिया था लूफी को। इमू ने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के जरिए से स्टैप कर दिया था लूफी को। हमको पता था कि ये चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है या क्या होगा ये पूरे चैप्टर में। एक बुरा खबर है, ये चैप्टर के बाद फिर से वन पीस ब्रेक पे जा रहा है। मुझको पता नहीं है कि ओडा क्यों अभी ब्रेक ले रहा है, क्या मतलब जरूरी हो गया ब्रेक लेने का। मेरे को पर्सनली पता नहीं, क्योंकि अभी अभी हम लोग एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, तो फिर से हम लोग ब्रेक पे जाना, मुझे पता नहीं यार क्या मतलब एनिमे को लेके है या टीवी स्टूडियो को लेके है, या मतलब किसके लिए ओडा ब्रेक ले रहा है मुझे पता नहीं है। बट इफ इट इज रिगार्डिंग इट्स हेल्थ और समथिंग लाइक दैट देन इट इज कम्प्लीटली फाइन। पर हाँ, एज अ फैन डेफिनेटली कभी कभी चुपता है अगर ओडा मतलब ब्रेक के बाद एक चैप्टर देके फिर से ब्रेक पे जाता है, डेफिनेटली चुपता है। पर ये चैप्टर का टाइटल होने वाला है किंग ऑफ द वर्ल्ड। हमको पता है कि किसको रिफर कर रहा है, हमारे भाई इमू समा को रिफर कर रहा है ये टाइटल। ये चैप्टर में हमको कवर पेज में मिलने वाला है। यहाँ पर लिखा है कवर पेज शोज नामी स्कोल्डिंग लूफी जोरो एंड सांजी टर्न्ड इनटू मंकीज अ लेसन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नामी मॉमी नामी गुस्सा कर रही है लूफी को, सांजी को, जोरो को। वो उसका काम है, ठीक है, शिप के ऊपर वो उसका काम है। वो नेविगेटर है, पर वो एक्चुअल में माँ भी है स्ट्राइड पायरेट्स का। एक तरीके से मैं बोलूंगा वो बहुत ज्यादा फनी रहता है यार। एक टाइम मुझे याद है जहाँ पर नामी ने लूफी को केज में डाल दिया था लिटरली। ये स्पॉइलर के पहले के पॉइंट में लिखा है इमू गेट्स अनदर वेपन कॉल्ड सी गॉड सोर्ड एंड स्टैप्स लूफी अगेन, देन इमू पिंस लूफी टू अ ट्री विद बोथ सोर्ड्स। मेरे भाई ये बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है। यहाँ पर हमारा भाई मंकी डी लूफी बहुत ही गंदी तरीके से मार खा रहा है यार। जो मतलब कायदो ने इसको नहीं मारा था लूफी को, उतना बहुत भी गंदी तरीके से यहाँ पर इमू मार रहा है लूफी को। उसने मतलब फिर से अपने ब्लैक सर्कल से या ब्लैक होल से या ब्लैक मैजिक से या जो कुछ भी वो ब्लैक चीज है जिसको वो मैनिपुलेट करते रहता है, ब्लैक फ्लेम्स हम लोग उसको बोलते हैं, वहां पर से उसने और एक सोर्ड निकाला है जिसको वो बोल रहा है सी गॉड सोर्ड। मुझे लगता है कि जो प्रीवियस का सोर्ड था जिसके जरिए से उसने स्टैप किया था वो कुछ वॉइड कहलाता था, अगर मुझे सही से याद है तो यहाँ पर इमू दोनों सोर्ड के जरिए से लूफी को पिन डाउन कर रहा है ट्री के ऊपर। और मुझे नहीं लगता है कि लूफी यहाँ पर कमबैक करने वाला है। मेरे भाई करेगा भी तो भी मतलब ऑब्वियसली लूफी यहाँ पर खत्म नहीं हो गया है, बट सिचुएशन बहुत ज्यादा डायर दिख रहा है हमको। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है उसअप सेंसेस समथिंग बैड हैज हैपेंड टू लूफी। मुझे पता नहीं अगर ये उसअप को ऑब्जर्वेशन हाकी है या ओडा यहाँ पर हिंट करने की कोशिश कर रहा है कि उसअप को लेके कुछ ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ कुछ करने वाला है वो। पर हाँ, यहाँ पर उसअप ने नोटिस किया है कि लूफी के साथ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। अगर वो मतलब बहुत ही कूल बात रहेगा अगर ओडा हमको दिखाए कि उसअप अपना ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए से नोटिस कर पा रहा है। हमको पता है कि उसअप का जो मेन एबिलिटी है वो है उसका ऑब्जर्वेशन हाकी, और किसी न किसी कैपेसिटी में अगर उसअप को इन्वॉल्व किया जाए वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये स्पॉइलर के नेक्स्ट के 3 पॉइंट में लिखा है गोंको's eyes has melted but she still hasn't regained consciousness. Loki remembers a conversation with Shanks the day when Harold died. Shanks said world government is preparing for the war and told Loki that enemy is the king of the world. तो यहाँ पर हमको पता है, हमको मतलब प्रीवियसली जो मतलब फ्लैशबैक मिला था, जो हमको बैक स्टोरी मिला था, वहां पर हमने देखा था किस तरीके से किंग हैरोल्ड का डेथ हुआ था, शैंक्स इन्वॉल्व था, गबान इन्वॉल्व था। तो हमने वहां पर देखा था कि लोकी का बात हुआ था, मुझे लगता है शैंक्स और गबान से। तो उसी टाइम पे शैंक्स ने हमारे भाई लोकी को बोला था कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर वॉर के लिए, और उनका एनिमी बेसिकली किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने वाला है। किंग ऑफ द वर्ल्ड उनका एनिमी है, ये मतलब शैंक्स ने बोला था लोकी को। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि हमको पता है कि लोकी और हमारे भाई शैंक्स के बीच में क्लैश हुआ था और शैंक्स ने कैप्चर करवाया था लोकी को। तो मुझे पता नहीं है कि उनका रिलेशनशिप किस तरीके से है। हमने देखा है एल्बेफ के स्टार्ट में देखा है कि किस तरीके से लोकी बहुत ज्यादा बैड माउथ कर रहा था शैंक्स को, इस वजह से लूफी ने उसको एक खतरनाक पंच भी मारा था। पर ये काफी इंटरेस्टिंग है शैंक्स और लोकी का डायनेमिक, और मुझे पता नहीं है ये पूरे आर्क के अंत में क्या हमको शैंक्स दिखाई देने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हमको शैंक्स दिखाई देने वाला है। शैंक्स मुझे लगता है कि वो ब्लैक बियर्ड के साथ भिड़ने वाला है, बट डेफिनेटली शैंक्स का हैवी इन्वॉल्वमेंट रहा है पूरे एल्बेफ आर्क में। पर हाँ यार, यहाँ पर हमको गुनको का भी सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गुनको जो बेसिकली आइस में थे, हमने मतलब प्रीवियस चैप्टर्स में ही देखा था किस तरीके से जब इमू ने लोकी को मारा था और लोकी हमारा भाई मतलब बहुत जाके पीछे गिर गया था, तब लोकी का जो हथौड़ा था, जो रैग्नार था, वो बेसिकली जाके गुनको के आइस के ऊपर गिरा था और वहां पर क्रैक आ गया था। तो वो ऑब्वियस बात था कि गुनको बेसिकली वहां पर से छूट जाएगी या वो आइस मेल्ट हो जाएगा। वही हमको यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। गुनको का आइस मेल्ट हो गया है, पर फिर भी मतलब ऑल्दो वो मतलब उस पूरे आइस से बाहर निकल गई है, पर उसने अपना कॉन्शियसनेस रिगेन नहीं किया है। यहाँ पर वो अभी तक बेहोश है। यहाँ पर नेक्स्ट के 3 पॉइंट में लिखा है इमू गिव्स सेंट सोमस अ वेपन कॉल्ड सोर्ड ऑफ रेथ टू फाइट जोरो,
Then Emu gives Kalingam a weapon called Spear of Holy Command to fight Sanji. All of the weapons Emu uses a weapon that belonged to the 19 kings from 800 years ago. तो यहाँ पर हमारा भाई ईमू मतलब वेपन्स का सप्लाई करे जा रहा है यार, वो वेपन का सप्लाई करे जा रहा है यहाँ पर। वो मतलब हमको पता है कि वो कई सारे वेपन्स यूटिलाइज कर सकता है। मतलब प्रीवियसली जब वो गुंडको के बॉडी के ऊपर पोजीशन लिया था तब वो बुक में से वेपन निकाल रहा था, अभी वो ब्लैक फ्लेम्स में से वेपन निकाल रहा है। हमको पता है ये चैप्टर में वो मतलब बेसिकली दो सोर्ड के जरिए से लूफी को पिन डाउन करके रखता है। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ईमू सेंट कलिंगम और सेंट सोमस को भी वेपन दिए जा रहा है, क्रेजी सोर्ड्स दिए जा रहा है, और जो कोई भी ये सोर्ड्स बेसिकली ईमू निकाल रहा है वो बिलोंग करते हैं 19 किंग्स को। हमको पता है कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्म किया था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा भाई ईमू वर्ल्ड गवर्नमेंट के 19 किंग्स जो मतलब मेन फॉर्मिंग मेंबर थे, जिन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाया था, उनके वेपन्स को वो यूटिलाइज कर रहा है अपने बैटल्स में। अब वो हमको मतलब ये भी क्लियरिटी नहीं है कि ईमू कैसे मतलब ऑल दो 20 किंग्स आके उन लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट। ईमू कैसे मतलब टॉप पे आया है। हमको पता है कि वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स वो है, बट नरूना फैमिली से आता है वो, बट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे उसने इवेंचुअली पावर हासिल किया। और नरूना फैमिली कौन से किंगडम के रूलर थे वो भी हमको पता नहीं है बाय द वे, ठीक है। मुझे पता नहीं अगर वो अभी भी एग्जिस्ट करता है ग्रैंड लैंड में, न्यू वर्ल्ड में, कहाँ पर एग्जिस्ट करता है पता नहीं है, पर हमको इतना पता है कि वो सब सारे प्रीवियस किंगडम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब उनको पता नहीं है, वो किंगडम्स को पता नहीं है कि उन लोग फाउंडिंग मेंबर्स है, क्योंकि जो प्रीवियस के किंग जिनका हिस्सेदारी था उस पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करने का, उन लोग मारीचो पे चले गए थे, उन लोग सेलेस्टियल ड्रैगन बन जाते हैं, वो सब सारी चीज है। बट ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। ये स्पॉइलर के फाइनल पॉइंट में लिखा है, चैप्टर एंड्स व्हेन ईमू इज अबाउट टू किल लूफी विद द शिंगशियांग एक्स, बट गबान अपीयर्स एंड ब्लॉक्स ईमूस अटैक। तो यहाँ पर हमको द जायंट चेक द जायंट चिक्स क्लैपर गबान, वो मतलब मुझे अभी भी सेंस नहीं करता है, पर ठीक है, हमारा भाई गबान बेसिकली आके उसने लूफी को बचाया है। ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर ईमू ने एक एक्स निकाला था, एक नया वेपन निकाला था जिसको यहाँ पर शिंगशियांग एक्स बोलते हैं। मुझको पता नहीं, ये काफी एक चाइनीज नेम लगता है मेरे को, पर हाँ यहाँ पर हमारा भाई ईमू डिसाइसिव ब्लो मारने वाला था लूफी को, पर गबान आके बचा लेता है। गबान भी बाय द वे एक्स ही यूज करता है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। तो मेरे भाई ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये पूरे चैप्टर को रीड करने के लिए। फ्राइडे को अनऑफिशियली आएगा, संडे को ऑफिशियली आएगा। तुम्हारा ओपिनियन क्या है यार ये सब सारी चीजों को देख के? मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि लूफी बहुत ही एक डायर सिचुएशन में दिख रहा है, वो कैसे वहां पर से बाहर आएगा वो हमको देखने लायक रहेगा। ईमू को डेफिनेटली, ईमू किस तरीके से उसका कंक्लूजन है होगा ये पूरे सेगमेंट में, एलबीएफ के सेगमेंट में, वो काफी गिवन है। मैंने इसके बारे में पहले भी बोला है कि किस तरीके से अगर ईमू को मतलब हैवी डैमेज दिया जाता है तो उसको मजबूरी में उसको मतलब रिट्रीट करना पड़ेगा यहाँ से। हमको पता है कि वो होली लैंड से यहाँ पर आए हैं, पर वो यहाँ पर आए हैं, हम देख रहे थे क्लियरली कि वो एक बहुत ही हैवी टोल लिया उसके बॉडी के ऊपर, वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रह नहीं सकता है। टाइम का यहाँ पर कंस्ट्रेंट है कि कैसे लूफी और ग्रुप एलबीएफ में सब सारे जायंट्स, लूफी और ग्रुप सब सारे लोग कैसे ईमू को डैमेज देते हैं जिसकी वजह से ईमू फिर से रिट्रीट करे। पर ये सब सारी चीजें चल रहा था, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया ये चैप्टर। नेक्स्ट हफ्ते वन पीस ब्रेक पे है, बहुत ही एक बमर काइंड ऑफ न्यूज है, पर हाँ यार ये क्या कर सकते हैं। तू मुझे डेफिनेटली बताना कि तू कैसे महसूस करता है ये सब सारी चीजों को लेके। तो हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआर पे, ख्याल रख अपना, पीस मेरा भाई।